हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड BP 702 थ्योरी। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। इसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है पार्ट 5 है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अभी तक यदि हम बात करेंगे यूनिट सेकंड में हमने क्या किया है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर के साथ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारा डिस्कशन हो चुका है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये भी हम पढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है ये हम देख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की, जो आपका सिलेबस है। यदि आप में से जो भी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि हम बात करते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट QRM इज अ प्रोसेस दैट इज रिलेवेंट टू ऑल कंट्रीज एंड शुड प्रोवाइड अ रेशनल टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड मिटिगेट इट थ्रू द अप्रोप्रिएट एंड रोबस्ट कंट्रोल। हम सभी जानते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो हमारे टेबलेट कैप्सूल सिरप है, इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, पेशेंट की रिस्क रहती है। तो ये लगभग सभी कंट्रियों में एक जैसे रहते हैं। और क्या होता है, ये चेंज करते हैं, आप मिटिगेट कर रहे हो, आप कम कर रहे हो, जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, आप रोबस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, GMP। इसके लिए हमने WHO ने हमको दिया GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हम यूज करते हैं, वैलिडेशन हम लोग यूज करते हैं, सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं। इन सब से पूरा जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसमें हम क्या मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वालिटी को अश्योर करने की हम कोशिश करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। हाउएवर वेयर कंट्रोल इज लेस इफेक्टिव, पेशेंट में बी पुट एट रिस्क थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन ऑफ इनएडिक्वेट क्वालिटी। बात क्या हो गई कि यदि कैसे भी कुछ भी करके ये जो कंट्रोल है यदि लेस इफेक्टिव हो गया तो क्या हो गया, अल्टीमेटली मेडिसिन पे इफेक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली आपका जो पेशेंट है उसकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। उसी को हम बचाने के लिए क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अब आप बात करेंगे WHO की गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन क्या बोलती है, क्या एम है इस गाइडलाइन का, द एम ऑफ दिस गाइडलाइन इज टू असिस्ट द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव QRM। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप डेवलप और इफेक्टिव क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसे डेवलप करेंगे, उसका सपोर्ट करने के, उसको असिस्ट करने के काम में ये आपकी गाइडलाइंस आएगी। ठीक है, कवरिंग एक्टिविटीज सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोर्सिंग ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको हमको देखना पड़ता है। QRM इज द ओवरऑल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ appropriately managing risk of the product quality throughout the product life cycle in order to optimize its benefit risk balance। इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहने वाली प्रोसेस है। और कब तक चलेगी, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वहां तक ये चलती रहेगी। किस चीज के लिए, किसको ऑप्टिमाइज करना है, बेनिफिट रिस्क बैलेंस, उसका बेनिफिट और रिस्क बैलेंस को बना के रखने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम QRM करते हैं। इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क। किस किस काम के सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्या है, असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, रिव्यू ऑफ रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट। इट कैन बी अप्लाइड बोथ प्रोएक्टिवली एंड रेट्रोस्पेक्टिवली। आप इसको प्रोएक्टिवली भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, और आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट नॉर ऑलवेज नेसेसरी टू यूज अ फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि आप जो एक सिस्टम बना रखा है वही हमेशा चलाएंगे। क्या होगा, एक आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसको आपको रखना पड़ेगा। उसी के साथ फिर क्या है, आपके पास जो टूल्स है उनको भी आप यूज करेंगे। द यूज ऑफ एन इनफॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस यूजिंग एम्पेरिकल टूल्स और इंटरनल प्रोसीजर। अब आपने क्या है, अब आपको कुछ रिस्क दिख रहा है, कुछ जैसे मानने के लिए आपका कोई सिस्टम है, आपका सीविंग मशीन है, आपकी टेबलेट पंचिंग मशीन है, आपका कुछ भी है आपके पास ऐसा
कि जो एक एसओपी है उसके अकॉर्डिंग उसको चलाना है, लेकिन सपोज करो उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है उस इन्वायरमेंट को लेके, उस समय को लेके, तो आपको आप एडिशनल इंटरनल जो प्रोसीजर होती है वो भी चेंजेस कर सकते हो। कैन आल्सो बी कंसिडर एक्सेप्टेड, मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बचाने के लिए आप प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सपोज करो कि जैसे कोई मशीन चल रही है आपके सिंगल करंट से, आपने उसमें स्विच दिया, वहां पर आपका इंजीनियर है लेकिन मशीन उस तरह से रोटेट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर वे में पंच नहीं हो पा रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दिया, तो आपने उसकी प्रोसीजर से थोड़ी चेंज करा है। तो इस तरह से आप चेंजेस वहां कर सकते हो जो कि क्वालिटी को बचा के रखे। द टू प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ क्यूआरएम आर दैट, दो प्राइमरी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो क्या होते हैं? द इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क टू क्वालिटी शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज एंड अल्टीमेटली लिंक टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, यानी कि वो साइंटिफिक नॉलेज जिस बंदे के पास है, साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड आपका क्यूआरएम प्रोसीजर होती है, और इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? पेशेंट का प्रोटेक्शन, पेशेंट की सेफ्टी। द लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्यूआरएम प्रोसेस शुड बी कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ रिस्क। आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज उसके साथ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, इवन ये सब चीजें आपको हर लेवल के साथ करना पड़ेगी। ये दो प्रिंसिपल क्यूआरएम में हमेशा रहेंगे। अब यदि हम ओवरऑल देखते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसीजर, तो क्या होगा? इनिशिएट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर। अब आपको लगा कि हमको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो आपने ये प्रोसीजर इंक्रीज करी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट करेंगे तो क्या करेंगे इसमें? रिस्क असेसमेंट में पहले रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया, ठीक है, ये आपको पता पड़ा कि केपिंग हो रही, चिपिंग हो रही, फेस सेपरेशन हो रहा है, आपने कोई सा भी एक रिस्क देख लिया कि ये प्रॉब्लम हमारी प्रोसीजर में हो रही है, हमारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप उस रिस्क की एनालिसिस करोगे। सपोज करो आपका फेस सेपरेशन हो रहा है आपके सस्पेंशन में, आपने देख लिया कि क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया अभी आपने, तो आप यहां पर देखेंगे रिस्क कम्युनिकेशन है, रिस्क मैनेजमेंट टूल है, कैसे चलेंगे आपने डिस्कस करेंगे। रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, आपने उसको कम्युनिकेट किया, फिर आपने रिस्क एनालिसिस करा, मतलब फेस सेपरेशन कब हो रहा है, या तो आपका बाइंडर कम है या फिर आपका जो मिक्सिंग प्रोसीजर है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपने रिस्क का इवोल्यूशन करा। रिस्क इवोल्यूशन होने के बाद दो प्रोसीजर हो सकती है, एक तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, या फिर उस प्रॉब्लम को हम कुछ हद तक ठीक कर लिया या पूरा कर लिया, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाया, तो उसको बोलते हैं हम रिस्क कंट्रोल। ये आपकी सेकंड प्रोसीजर हो जाएगी, रिस्क कंट्रोल। अब रिस्क कंट्रोल में क्या हुआ? आपने रिस्क रिडक्शन कर दिया, जो प्रॉब्लम हुई थी रिस्क रिडक्शन और रिस्क एक्सेप्टेंस। यदि आपका रिस्क रिडक्शन नहीं हो पाया तो आप कहां पहुंच जाएंगे? वापस अनएक्सेप्टेबल कंडीशन में है, रिस्क रिडक्शन कम नहीं हुआ तो वापस उसको रिस्क असेसमेंट में पहुंचा देंगे, उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और यदि हाँ आपने रिस्क रिडक्शन कम कर लिया, जो रिस्क थी आपको जो लग रहा था फेस सेपरेशन, उसको आपने चेंजेस करके उसमें कुछ मिला के जो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ, आपने बाइंडर ऐड करा और आपका जो फेस सेपरेशन था वो खत्म हो गया, तो आपने क्या करा? रिस्क एक्सेप्टेंस हो गया। रिस्क एक्सेप्टेंस हो गया, आपने इसको कम्युनिकेट किया आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, और क्या हुआ? फिर आउटपुट रिजल्ट ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। आपने जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस किया, आपने जो प्रोसीजर की, मानने के लिए उसमें कुछ ऐड करा, ट्रिगर केंद्र वगैरह वगैरह जो भी आपने कुछ करा, और उसके बाद आपका आउटपुट क्या निकला, फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद रिस्क रिव्यू होगा और रिव्यू इवेंट्स करेंगे। इस तरह से आप इसको देखेंगे। ये एक फ्लो डायग्राम है और यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब यदि बात करते हैं हम, डिसीजन पॉइंट आर नॉट शोन इन द डायग्राम। अब यहां पर डिसीजन पॉइंट कुछ नहीं है, तो डिसीजन पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करेंगे? टू रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेप एंड सीक फर्दर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप जो जिस स्टेज पे थे वहां पर वापस पूछेंगे। टू एडजस्ट द रिस्क मॉड्यूल्स और इवन टू टर्मिनेट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट सच एज डिसीजन। आप उस समय जो डिसीजन ले रहे हैं, आपने रिस्क को किस तरह से टर्मिनेट करा या फिर इसको ही आप बंद करेंगे, ये सब आपको देखना पड़ेगा। द अप्रोच डिस्क्राइब्ड इन दिस गाइडलाइन में बी यूज्ड टू। अब इस गाइडलाइन में क्या अप्रोच डिस्क्राइब की है उनने? systematically analyze product and process to ensure that the best scientific rationale is in place of improve the probability of
सक्सेस, आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो सिस्टमेटिक एनालिसिस करना पड़ेगा, किस चीज का, साइंटिफिक रेशनल, आप बराबर चीजें उसमें मिला रहे हैं या है नहीं, ठीक है ना, और इंप्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसके कारण क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की वो बढ़ाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट नॉलेज गैप्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस दैट नीड टू अंडरस्टूड द प्रॉपरली आइडेंटिफाई रिस्क। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपको जो रिस्क आइडेंटिफाई करना है आपने करी है, तो क्या होगा, जो नॉलेज गैप आ रहा है, जहां से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रोवाइड द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट विल द बेस्ट इंटरफेस विद द ऑल रिलेवेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन द क्यूआरएम एक्टिविटीज। सपोज करो आपकी क्यूआरएम की एक अलग से टीम है और होती है, इस क्यूआरएम की टीम में आप 20 लोग हो या 10 लोग हो या 15 लोग हो, इसमें क्या है, आपको कम्युनिकेशन बराबर करना है। यदि आप कम्युनिकेशन बराबर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ही चीज को 10 ही लोग करते रहेंगे, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस नॉलेज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हिस्ट्री टू ईज प्रोडक्ट प्रोग्रेशन थ्रू आउट द इट्स लाइफ साइकिल। अब आपके पास कोई हिस्ट्री है प्रोडक्ट की, तो वो आपको एक दूसरे को देना पड़ेगी। एंड टू सप्लीमेंट ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, आपको जो ऑलरेडी नॉलेज है उसके बारे में, यदि आपने प्रोडक्ट पहले बनाया है उसके बारे में कोई चेंजेस है तो आप उसको लेके चलेंगे। इनेबल द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू अडॉप्ट द रिस्क बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब इन रेगुलेटरी गाइडलाइंस। अब रेगुलेटरी गाइडलाइंस में जो है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, किसने, फार्मा कंपनी ने। द क्यूआरएम आउटपुट्स विल पोटेंशियली सर्व एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट, इसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट के रूप में हम यूज करते हैं टू सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी डिसीजन इन रेगुलेटरी फाइलिंग। जब रेगुलेटरी आप फाइलिंग करेंगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। आप जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे वहां पर ये डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट करेंगे। अब यदि हम प्रोसेस की बात करते हैं, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे होता है, ये 8 स्टेप में हम इसकी बात करेंगे, कुछ शार्ट में बात करेंगे। इनिशिएशन अ क्यूआरएम प्रोसेस, आपने सबसे पहले इनिशिएशन करा क्यूआरएम प्रोसेस यानी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। पर्सनल इन्वॉल्व इन क्यूआरएम प्रोसेस, कौन कौन से लोग क्यूआरएम प्रोसेस में इन्वॉल्व है। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, वो व्यक्ति जो हैं उनको प्रोडक्ट की और प्रोसेस की नॉलेज है या नहीं है। रिस्क असेसमेंट आपको करना है, रिस्क असेसमेंट के बाद आपको रिस्क कंट्रोल करना है, रिस्क कंट्रोल के बाद आप रिस्क रिव्यू करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ क्यूआरएम प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी। आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो मेथड और प्रोसेस यूज कर रहे हैं भाई, उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि अपने हिसाब से बना ली, इसलिए वेरिफिकेशन भी जरूरी है। रिस्क कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब जो रिस्क आई है उसका कम्युनिकेशन आपको प्रॉपरली करना है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, ये आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। इनिशिएटिंग अ क्यूआरएम प्रोसेस, द पॉसिबल स्टेप टू बी टेकन इन इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग ऑफ क्यूआरएम प्रोसेस माइट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या रहेगा, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड और रिस्क क्वेश्चन इंक्लूडिंग पर्टिनेंट assumption, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल फॉर रिस्क। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो assumption आपने करा, assumption करा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसको आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। आपने प्रॉब्लम ही डिफाइन करी तो फिर आप क्वालिटी क्या मैनेजमेंट क्या करोगे, किसको रिस्क कम करोगे, ठीक है। फिर असेंबल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आपकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको आपको असेंबल करना पड़ेगा। डाटा ऑन पोटेंशियल हजार्ड्स, जो पोटेंशियल हजार्ड्स के डाटा है वो आपको रखना पड़ेगा। हार्म और ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट रिलेवेंट टू द रिस्क असेसमेंट, अब क्या क्या हार्म हजार्ड्स हो सकता है, क्या क्या हार्म हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा जब आप इनिशिएट कर रहे हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को। आइडेंटिफाई अ लीडर एंड अ नेसेसरी रिसोर्स, आपको सबसे पहले एक लीडर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके रिसोर्सेस क्या है इसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा। स्पेसिफाई अ टाइमलाइन, ये बहुत जरूरी है। आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बोला आज प्रोडक्शन चल रहा है और 2 महीने बाद आप बोलोगे कि साहब ऐसा कर लो, तब तक क्या लॉट बचा के रखेंगे, इसलिए आपको एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन, एक टाइमलाइन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। deliverables and an appropriate level of decision making to the risk management process, आपको डिसीजन मेकिंग की भी एक क्षमता और एक लेवल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पर्सनल इन्वॉल्व इन क्यूआरएम। आप हम सभी जानते हैं कि जो पर्सन इसमें काम करेगा उसको नॉलेज होना चाहिए, किस किस चीज का। कंडक्ट अ रिस्क एनालिसिस, उसको रिस्क एनालिसिस करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज पोटेंशियल रिस्क, आपको उसको यह पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं
और किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं जो रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। इवोल्यूट रिस्क एंड डिटरमाइन विच वंस शुड बी कंट्रोल्ड एंड विच वंस कैन बी एक्सेप्टेड। अब आपको इवोल्यूशन करना आना चाहिए और आपको इवोल्यूशन करने के साथ आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी एक्सेप्ट करके इसको चेंज करके हमको आगे चलना है। रिकमेंडेड एंड इंप्लीमेंट एडिक्वेट रिस्क कंट्रोल मेजर। आपको जो एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल मेजर है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। डिवाइस प्रोसीजर फॉर रिस्क रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। आपके पास डिवाइस प्रोसीजर भी होना चाहिए, किसके लिए? रिस्क रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए। कंसिडर द इंपैक्ट ऑफ रिस्क फाइंडिंग ऑन रिलेटेड और सिमिलर प्रोडक्ट एंड और प्रोसेस। आपको क्या करना पड़ेगा? सेम रिस्क को आपको रिलेटेड प्रोडक्ट पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, सबसे बड़ी बात, आपको जो प्रोडक्ट है और उसका जो प्रोसीजर है उसका नॉलेज होना चाहिए। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के समय पता होना चाहिए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और ये किस तरह से बनता है। अब फ्लो डायग्राम में भी हेल्पफुल, आपके पास एक फ्लो डायग्राम होना चाहिए कवरिंग ऑल ऑपरेशन एंड कंट्रोल। कहां से आपने रॉ मटेरियल कहां से लिया, फिर उसका वेइंग किस तरह से हुआ, उसका फिर आपने ग्रेनुलेशन कौन सी मेथड से किया, उसके बाद यदि कोटिंग कर रहे हैं तो कौन सा कोटिंग कोट कर रहे हो, कौन से पान में करा है, किस तरह से आपने कौन सा ड्रायर यूज करा है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस टेम्परेचर पे आपको इसको स्टोर करके रखना है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। When applying quality risk management to a given operation, the step preceding and following that operation should also be considered. A block type diagram may be sufficiently descriptive. आपको एक block type diagram भी आपके पास होना चाहिए। Amendment to the following diagram may be made where appropriate. अब वही बात आ गई कि डिसीजन मेकिंग जो हमने इससे पहले बात करी थी, इसीलिए हमने कही थी कि आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होना चाहिए ताकि आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो आप इस ब्लॉक डायग्राम में करके और इस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन शुड बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब आपको आपने कोई चेंज करा है तो वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वो रिटर्न में हर चीज होना चाहिए। अब बात करते हैं हम रिस्क असेसमेंट की। रिस्क असेसमेंट किस तरह से करते हैं? व्हेन रिस्क असेसमेंट इज कंडक्टेड, सेफ्टी एंड एफिकेसी नीड टू बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू द क्वालिटी कंसर्न। आपको सेफ्टी प्रोफाइल भी देखना है और इफिकेसी भी देखना है साथ ही साथ क्वालिटी के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑल द रिस्क दैट मे बी रिस्पॉन्सिबली बी एक्सपेक्टेड टू अकर व्हेन कंडक्टिंग द एक्टिविटी अंडर इवोल्यूशन शुड बी लिस्टेड। आपको क्या होगा? असेसमेंट का टाइप क्या आएगा? आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज यूजुअली डन व्हेन द रिस्क असेसमेंट इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जब जनरली कब करना पड़ेगा आपको? जब फर्स्ट टाइम करेंगे उस टाइम में सारी चीजें करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दैट इज इनिशिएटेड व्हेन देयर इज अ चेंज और अ कंसर्न में बी आल्सो अप्लाइड द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। यदि आपने कोई सी प्रोसीजर में कोई चेंज करा है तो उसको डॉक्यूमेंटेड आपको करना पड़ेगा। एंड एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई विच रिस्क इज इट इज एसेंशियल टू एलिमिनेट। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि भाई कौन सी रिस्क आपको एसेंशियल है एलिमिनेशन के लिए, और टू रिड्यूस एक्सेप्टेंस लेवल्स। आप एक्सेप्टेंस लेवल भी रिड्यूस कर रहे हो तो आप कितना कर सकते हो, ठीक है। A thorough risk assessment is required to ensure effective risk control. आपके पास क्या है? रिस्क असेसमेंट आपका काफी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट शुड रिव्यू द मटेरियल्स, ऑपरेशंस, इक्विपमेंट। कहां असेसमेंट करेंगे आप? मटेरियल्स पे करेंगे, ऑपरेशंस पे करेंगे, इक्विपमेंट पे करेंगे, स्टोरेज कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का यूज हो रहा है वहां तक आपको रिस्क असेसमेंट की प्लानिंग करके रखना पड़ेगी। टिपिकली अ लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल रिस्क, जैसे कि विच में भी इंट्रोड्यूस, जैसे कि आप बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल कोई सी भी रिस्क हो सकती है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज और कंट्रोल इन ईच एरिया शुड बी ड्रॉन अप। अब रिस्क असेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में कुछ होना चाहिए। कैसा? What might go wrong? क्या गलत आपके साथ हो सकता है, यानी क्या गलत हो सकता है, कहां तक गलत जा सकता है। What is the nature of possible risk? जो रिस्क होगी उसका नेचर किस तरह का होगा। What is the probability of their occurrence and how easy is it to detect them? प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है इसको होने की, और यदि हो गई तो कितनी आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा, ठीक है। What are the consequences और द सीवियरिटी? क्या क्या यदि हो गई कोई रिस्क
तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि तो इसकी सीवियरिटी कितनी रहेगी, इससे पेशेंट पे क्या फर्क पड़ सकता है, उसकी जो बोल सकते हैं पेशेंट की हालत कितनी खराब हो सकती है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना खराब हो सकता है। ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। नॉर्मली पोटेंशियल रिस्क इज रेशनल टू द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर। आपको क्या क्या पता करना है, आप जब रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज पता होना चाहिए। मटेरियल इंग्रेडिएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहां से रिस्क हो सकती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है। प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स, आपने उसको किस तरह से प्रोसेस किया है वो प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। माइक्रोबायल लिमिट आपको पता होना चाहिए, वेयर एप्लीकेबल, जहां पर माइक्रोबायल लिमिट की यदि हम बात करें सस्पेंशन इमल्शन सिरप में, ठीक है। प्रीमाइसेस, जो आपकी प्रीमाइसेस है वहां से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इक्विपमेंट से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या, सैनिटेशन एंड हाइजीन में कोई प्रॉब्लम है क्या सॉरी, पर्सनल यानी ह्यूमन एरर कोई हो रही है, यूटिलिटीज आप जो यूज कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, या सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम है। यदि सपोज करो आप कोल्ड चेन वाला कुछ लगाते हो, वैक्सीन चल रहा है और आपकी सप्लाई चेन में कहीं पे प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे सिस्टम आपका खराब हो गया, तो आपकी वैक्सीन खराब हो जाएगी जो आपको फ्रिज में लेके चलना है, ठीक है। तो सप्लाई चेन में भी यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है सॉरी। अब हम बात करते हैं रिस्क कंट्रोल की। रिस्क कंट्रोल इज अ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी डिजाइन टू रिड्यूस एंड और एक्सेप्ट रिस्क। अब रिस्क कंट्रोल सीधा सीधा सिस्टम है, क्या है ये, डिसीजन मेकिंग कंडीशन है। आपको डिसीजन लेना है क्या, या तो आप रिस्क को रिड्यूस कर दो या एक्सेप्ट कर दो। आपने एक्सेप्ट कर ली रिस्क को, उससे प्रोडक्ट पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मिनिमाइज करके आप उसको आगे जाने दो। इट यूजुअली अकर्स आफ्टर द रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट करोगे तभी तो आप रिस्क कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट करा तब आपने पता करा कि हाँ ये रिस्क हो सकती है, तो फिर हम कंट्रोल इस तरह से करेंगे। एंड एट अ फंडामेंटल लेवल इट्स पर्पस इट इज टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेंस लेवल। फंडामेंटल पर्पस की बात करेंगे तो क्या होगा, रिस्क कंट्रोल क्या होता है, रिस्क कंट्रोल केवल वही प्रोसीजर होती है कि आपको उसको रिस्क को इतना कम कर देना है कि वो एक्सेप्टेंस लेवल तक आ जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द रिस्क कंट्रोल एक्टिविटी द फॉलोइंग की क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। क्या होगा, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क। अब इस रिस्क को रिड्यूस और एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स, रिस्क एंड रिसोर्स। आपको बैलेंस बना के रखना है बेनिफिट, रिस्क और रिसोर्स के बीच में। आर न्यू रिस्क इंट्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क बीइंग कंट्रोल। अब यदि आप रिस्क कंट्रोल करने जा रहे हो तो क्या दूसरी रिस्क खड़ी हो सकती है। सपोज करो आपका टेबलेट में केपिंग की प्रॉब्लम है, आपका कुछ ब्रेक हो रही है टेबलेट, तो आप क्या करोगे, उसमें आपने क्या कर दिया, एडिशनल बाइंडर डाल रहे हो। अब एडिशनल यदि बाइंडर आपने मिला के उसको टेबलेट तो बना लिया, पर उसके डिसइंटीग्रेशन पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको रिस्क कंट्रोल करने के समय आपके दिमाग में होना चाहिए। रिस्क कंट्रोल कैन बी इंक्लूड कैसे, नॉट प्रोसीडिंग विद द रिस्क की एक्टिविटी। अब रिस्क की एक्टिविटी के साथ काम मत करो, या फिर टेकिंग द रिस्क, रिस्क लो। रिमूविंग द रिस्क सोर्स को आप दूर करो। चेंजिंग द लाइकलीहुड ऑफ द रिस्क सॉरी चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्क। फिर शेयरिंग द रिस्क विद अनदर पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने बात कर ली। फिर रिटेनिंग द रिस्क बाय इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, आपने रिटेन कर लिया उसको, ठीक है। रिस्क कंट्रोल एक्टिविटी इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कंट्रोल एंड मेजर्स व्हिच मे बी रिड्यूस और कंट्रोल इन द रिस्क एसोसिएटेड विद द फेलियर मेड और नेगेटिव। क्या हो गया, रिस्क कंट्रोल एक्टिविटी इन्वॉल्व क्या क्या आइडेंटिफाई करा आपने, आइडेंटिफाई करा, क्या मेजर करा, उसके बाद क्या हो, या तो आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है या नेगेटिव इवेंट जब हो रही है। इफ रिस्क असेसमेंट आर कंडक्टेड एंड रिस्क कंट्रोल आर एम्प्लॉयड दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपको इसको डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। ऑन गोइंग एक्टिविटी में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हो, तो इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन द क्रिटिकल और लेवल रिस्क स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शन शुड बी, आपको स्पेसिफाई करेक्टिव एक्शन यूज करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड शुड बी केप्ट एंड मेंशन्ड ऑफ द एक्शन टेकन। आपने क्या एक्शन ली है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बात करेंगे हम रिस्क रिव्यू की। अब आपने रिस्क रिव्यू करा तो कैसे, appropriate system should be placed ensure that the output of the quality risk management process is periodically monitored। आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो कर रहे हो उसको रिव्यू कैसे करेंगे कि भाई आप उसको पीरियोडिकली मॉनिटर करेंगे। कैसे,
कैसे मॉनिटर करेंगे? आप क्या करेंगे? चेंज कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, इक्विपमेंट को चेंज करेंगे, प्रोसेस को चेंज करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। फिर क्या होता है? जब आपने रिस्क मैनेजमेंट करा तो उसकी सैंपलिंग करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग इज द शेड्यूल्ड मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक रिस्क कंट्रोल मेजर रिलेटिवली टू द इट्स एक्सेप्टेंस लिमिट। मॉनिटर शुड बी रिकॉर्डेड। आपने एक एक्सेप्टेंस लेवल जो देखा उसको देखा और उसको मॉनिटरिंग को आपने रिकॉर्ड किया। ऑल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड द रिस्क रिव्यू शुड बी साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन कैरिंग आउट द रिव्यू। जो रिव्यू करेगा वो डेट डालेगा और क्या करेगा? साइन करेगा, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे? क्वालिटी यूनिट को सेंड करेंगे और ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा और इसको आप स्टोर करके रखेंगे। अब बात आती है सातवां जो हमारी कंडीशन है, वेरिफिकेशन ऑफ क्यूआरएम प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज कर रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। यदि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो कोई सी प्रोसीजर तो आप नहीं उठा सकते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑन ऑडिटिंग मेथड, प्रोसीजर एंड टेस्ट इंक्लूड रैंडम सैंपलिंग आपने कर ली, एनालिसिस कर ली, determination whether QRM process is working or appropriately. The frequency verification should be sufficient to confirm the proper function of QRM. Verification activity include क्या क्या करेंगे? Review of the QRM process and its record. आप उसके रिकॉर्ड को रिव्यू करेंगे। Review of deviation and product deposition. मैनेजमेंट कंट्रोल यहां पर देखेंगे कि आप क्या हो गया, क्या डेविएशन आ रहा है और प्रोडक्ट का डिस्पोजिशन कितना हो रहा है। कंफर्मेशन दैट आइडेंटिफाइड रिस्क आर बीइंग केप्ट अंडर कंट्रोल। और ये कंफर्मेशन करेंगे आपकी जो रिस्क आइडेंटिफाई हुई थी वो अंडर कंट्रोल है। इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लांट QRM एक्टिविटी इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर दे आर साइंटिफिकली और टेक्निकली साउंड। आप इनिशियली क्यों करते हैं? आपको यह पता करना है कि भाई जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं वो साइंटिफिकली और टेक्निकली साउंड है या नहीं है। That all risks have been identified and that if the QRM activities are properly completed, the risk will be effectively controlled. यदि आपने क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी को प्रॉपरली कंप्लीट करा है तो आप जो रिस्क की बात कर रहे हैं वो इफेक्टिवली कंट्रोल होगी। इंफॉर्मेशन रिव्यू टू वेरीफाई क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर शुड बी इंक्लूड। क्या इंक्लूड करता है? एक्सपर्ट एडवाइस एंड साइंटिफिक स्टडी। आपको एक्सपर्ट की एडवाइस भी आप ले सकते हैं और साइंटिफिक स्टडी को आप रेफरेंस लेके चलेंगे। इन प्लांट ऑब्जर्वेशन, आपके प्लांट का ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स एंड इवोल्यूशन, ये दो चीज आप लेके चलेंगे। अब रिस्क कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। कम्युनिकेशन ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर शुड इंक्लूड की स्टेक होल्डर। इंगेजिंग द की स्टेक होल्डर। की स्टेक होल्डर क्या हुआ? आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं, यानी कि आपका इंप्लॉय हो गया, मैनेजमेंट टीम हो गई, शेयर होल्डर हो गए, आपके सप्लायर हो गए, इन सबको आप सब मिलके क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट टीम है। यानी कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बना रहे हैं तो आपका कोई ह्यूमन जो व्यक्ति वहां जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वही उसकी तबीयत खराब है और वो वहां पर काम कर रहा है, किसी को मारने के लिए फंगल इन्फेक्शन है और वो सस्पेंशन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ में या कहीं पे प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्वालिटी खराब होने की संभावना है ना। तो क्या हुआ? आपका सप्लायर यदि जो है वो ठीक से कोल्ड चेन लेके नहीं चल रहा है या ठीक से जैसे मानने के लिए हमको सनलाइट से दूर रखना है और वो सनलाइट में प्रोडक्ट रख रहा है तो खराब होंगे। तो इसलिए जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं आपके, इन सबको क्या करना है? एंगेज करके रखना है। किस में? आपका कम्युनिकेशन इनके साथ करना है। द आउटपुट ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड एसोसिएट रिस्क एनालिसिस जस्टिफाइंग द अप्रोच टेकन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अब आपने आउटपुट की जब हम बात करते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की, तो ये क्या होगा? ये जस्टिफाई करना चाहिए। और जस्टिफाई किसके साथ करना चाहिए? जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो और जो उसकी क्वालिटी, इनको जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और एडिशनली दिस इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर टू कीप देम इन्फॉर्म्ड एंड टू इंश्योर देयर सपोर्ट। अब आपने कोई सी क्वालिटी में प्रॉब्लम आई, उसको ठीक करा, उसके बाद आपको क्या है? आपको जितने स्टेक होल्डर है उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमने इस तरह से ठीक करा, तो आप भी आगे ध्यान रखना, ठीक है। देयर शुड बी अ रिपोर्ट टू एवरी रिस्क असेसमेंट। आपने जो भी रिस्क असेसमेंट किया उसकी रिपोर्ट बनाना पड़ेगी। बट द लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी विल बी कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ रिस्क। आपको इसको सारे डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा और जिस लेवल से आपका रिस्क है उस लेवल से आपको इसको
देखना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं अगले वीडियो की, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कंसिडरेशन फॉर मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी, और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, इन पे हम आगे बात करेंगे। रेफरेंसेस who.int पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा, कुछ चीजें गूगल से ली है। थैंक यू। और यदि चैनल को आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए।